हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास टॉपिक है टॉपिक में क्या है, फिर उसके जो यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है वो करेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में। क्या करना है? कन्वर्ट। और जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे जो कंडीशंस गिवन होंगी वो होंगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। तो बात ये है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी गिवन, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि टॉपिक समझ आना चाहिए, फिर उसके बाद उसका जो डेरिवेशन है, जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो टॉपिक क्या है कि कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीग्रल इक्वेशन में। और जब हम इंटीग्रल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हमारे पास जो कंडीशन होगी वो होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। अब देखो गिवन क्या क्या है मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंडीशंस जो होंगी वो भी हमारे पास गिवन है जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे जब इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम एग्जांपल देन जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, क्लियर, और साथ में एक कंडीशन गिवन होगी जो कि हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। तो हमारे पास सिर्फ दो चीज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन और कंडीशन। और उन दोनों की हेल्प से हमारा जो काम होगा, हमें जो लाना होगा, जो हमारा टारगेट होगा, एम होगा, वो होगा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या क्या गिवन होगा। हमें सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसके साथ कुछ एक कंडीशन गिवन होगी जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। इन दोनों की हेल्प से हमें सॉल्व करके, ठीक है, और हमें क्या लाना होगा, इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा जो टारगेट होगा, एम होगा, वो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन को लाना होगा। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे जो इसके डेरिवेशन में जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वही सेम स्टेप हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में करेंगे। बात समझ आई? और लास्ट में मैंने इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करने के बाद उस पूरे डेरिवेशन को कुछ स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया जिसकी हेल्प से हम इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आसानी से कर सके। सिर्फ आई थिंक 4 स्टेप है, 4 स्टेप को फॉलो करके हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी के एग्जाम पर्पज से, एंड सीएसआर नेट में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी आते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में इसका डेरिवेशन करेंगे।
ठीक है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे पूरी की पूरी ड्रामा क्रिएट किया गया है, जो थियोरी की बताई गई है, वो सिर्फ 4 स्टेप्स पे वर्क करता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे डेरिवेशन पे जाने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो यहाँ पे हमें हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, अगर कुछ भी हम किचन में जाके बनाते हैं, जैसे अगर सिंपल सी चाय भी बनाने लगे, तो उसके लिए भी जो सामग्री हमें चाहिए पहले वो हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। तो सेम वैसे ही इस टॉपिक को करने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन जिन डेफिनेशंस का मुझे पता होना चाहिए, पहले हम उनको पढ़ेंगे, फिर सीधा हम अपने डेरिवेशन पे चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे नीड क्या क्या पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो हमें लाना है, जो हमारा टारगेट है, वो क्या होता है, मतलब इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। इंटीग्रल इक्वेशन की मैं डीपली जो डेफिनेशन है वो इसी जो लेक्चर सीरीज है इसमें मैं शुरू में करा चुकी हूँ। तो डीप में पढ़ना हो तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं एक यहाँ पे ओवरव्यू दूंगी कि किस इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किन कंडीशंस को बोलते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर जब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे देख रहे होंगे एक वर्ड ऑर्डर एन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एन मतलब ऑर्डर क्या होता है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने के बाद हम इसके डेरिवेशन पर आएंगे। ठीक है बेटा, आप देखो ये मैंने इधर लिखा हुआ है, सिर्फ हमें समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है वो है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो बेटा ये वाली है, different order derivatives of dependent variable with respect to independent variable। अब देखो इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए गए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखो वेरिएबल क्या होता है, जो अपनी वैल्यू वेरी करता रहता है। ठीक है, बात समझ आई, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल और किस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, तो आपको ये मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं तो हम कह देते कि वो ना उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे कि अगर हम अपनी फीस पे कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स पर, हम उन पर निर्भर हैं। अगर किसी की जॉब लग जाती है, वो कहता है ना मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ, तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो इन चीज़ों को, तभी उसकी डेफिनेशन हमें मिल जाती है। डिपेंड का मतलब होता है किसी पे वो वेरिएबल जो किसी पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो वेरिएबल जो अपनी मर्जी का मालिक हो। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, अगर ये बहुत फेमस है, y फंक्शन है मेरे पास x का, लाइक y इक्वल टू मैंने ले लिया x प्लस के 1। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पुट करूं x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2। मेरा मन कर रहा है कि मैं पुट करूं x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 प्लस 1 3। इस हिसाब से चलते चल जाएंगे। फिर x की वैल्यू अगर मैं पुट कर रही हूँ 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4। बात समझ आई। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे x जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसका जो मन कर रहा है वो अपने हिसाब से रखता जा रहा है, पर x के अकॉर्डिंग ही y चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर y जो है वो डिपेंड कर रहा है, बेचारा y जो है इसके भरोसे है, x के भरोसे है।
एक्स अपनी मर्जी का मालिक है, वो कहता है कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पे एक्स एक्स और वाई दो ही वेरिएबल हैं, ठीक है, तो इनमें किस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कहेंगे, किस वेरिएबल को डिपेंड कहेंगे। एक्स जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से चल रहा है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को तो मैं ले रही हूँ ना, ठीक है, अपने हिसाब से ले रही हूँ, एक्स के ही अकॉर्डिंग क्या आ रहा है बेचारा, वाई चेंज होता जा रहा है ना। तो वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। वाई किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्स पर। तो एक्स मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई हो गया बेचारा डिपेंड। वो वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड करता हो, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो अपनी मर्जी का मालिक हो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है, उस एक्स के अकॉर्डिंग ही वाई चेंज हो रहा है, एक्स के ऊपर ही वाई निर्भर कर रहा है, एक्स के ऊपर वाई क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये चीज क्लियर होगा। बस आपको इतना फंडा क्लियर रखना है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी के हिसाब से चल रहा है, उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। जो अपनी मर्जी का मालिक है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन की बात चल रही है, इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहूंगी, जब मेरे पास क्या हो, तीन चीजें दिखाई दे। तीन चीजों में सबसे पहले आती है कि वन और मोर, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो। बात खत्म। वन और मोर, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। और जो थर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिफरेंट order derivatives of dependent variable with respect to independent variable। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मींस डेरिवेटिव का यूज होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव का यूज, और डेरिवेशन जो है ना उसका डेरिवेटिव का यूज हो रहा हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है जिसका मतलब दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का क्या हो रहा हो, यूज हो रहा हो। अब डेरिवेटिव किसका हो रहा हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसीलिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो या एक से ज्यादा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो या एक से ज्यादा हो। और यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं वो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, जैसे कि आप जानते हो dy अपॉन dx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, मतलब 3 बार। ये चीज देखी है ना आपने, ठीक है। जब भी हमारे पास y फंक्शन होता है f ऑफ x, मतलब x का फंक्शन होता है जब y, तो हम इसका, अब देखो यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक बार करा, 2 बार करा, यहाँ पे 3 बार करा, सो ऑन करते करते, तो ये बोल दिया डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम कोई भी इक्वेशन हमें दिखाई दे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, सबसे पहले हम वहाँ पे देखेंगे क्या वहाँ पे डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर डेरिवेटिव कुछ दिख रहा है, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। थर्ड चीज, क्या वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जो कि डिफरेंट ऑर्डर, मतलब पहला ऑर्डर का भी हो सकता है, दूसरे ऑर्डर का भी, 3 ऑर्डर का भी, 4 ऑर्डर का भी, 5 ऑर्डर का भी, 6 ऑर्डर का भी, किसी भी ऑर्डर का हो। क्या ये तीनों चीज प्रेजेंट है उस इक्वेशन में, जैसे ही ये तीनों चीज प्रेजेंट हुई उस इक्वेशन को बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे x
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे देखो dy/dx डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? तो आपको देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सिर्फ 3 स्टेप ही देखने हैं। और अगर ओवरव्यू में कहूँ तो आपको सिंपल इतना फंडा क्लियर रखना है कि अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव वाला पोर्शन आ रहा है और सिंपल सा डेरिवेटिव हो रहा है तो किसका हो रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे। डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर दिखाई दे रहा है तो वो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आपको जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वहां पे आपको इस तरीके की इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। बात समझ आई? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा, वहां पे इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन होगी जो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेगी। वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये 3 चीज देखने को मिलेगी। इस टाइप की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? गिवन होगी। और आपका जो टारगेट है वो लाना है इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन अब आपके मन में आ रहा होगा, जिस इक्वेशन में इंटीग्रल के साइन हो तो उसको इंटीग्रल इक्वेशन कह देंगे। जैसे इसमें मैंने बोला ना डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इसमें तो लागू होता है बट इंटीग्रल इक्वेशन के केस में लागू नहीं होता। इसमें क्या किया है? इंटीग्रल साइन के साथ साथ एक कंडीशन ऐड कर दी गई है, कंडीशन ऐड की गई है यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन क्या बोली गई है कि मेरे पास कोई भी इक्वेशन है उसको मैं इंटीग्रल इक्वेशन कब कहूंगी? जब मेरे पास एक इंटीग्रल साइन या एक से ज्यादा, वन और मोर इंटीग्रल साइन, चाहे एक इंटीग्रल साइन हो या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन हो, उस साइन के अंदर मुझे अननोन फंक्शन दिखना चाहिए। यहाँ पे एक अननोन फंक्शन मुझे बैठा मिलना चाहिए, तभी उस इक्वेशन को मैं इंटीग्रल इक्वेशन कहूंगी। यहाँ पे ये कंडीशन ऐड कर दी गई है इंटीग्रल इक्वेशन के केस में। देखो, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन जिसमें इन विच एन अननोन फंक्शन अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन। मैं उस इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन कहूंगी जिसमें अननोन फंक्शन जो है मुझे दिखाई दे वन और मोर इंटीग्रल साइन के अंदर। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोल देते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे लाइक एग्जांपल दिस, यहाँ पे देखो इंटीग्रल साइन आ गया, ठीक है, इसके अंदर क्या बैठा है? एक अननोन फंक्शन बैठा हुआ है, तो दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन। इस साइन के अंदर ना मतलब अननोन फंक्शन बैठना जरूरी है, ये कंडीशन ऐड कर दी गई है। ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप का हमें एग्जाम में एग्जाम्पल है, इस टाइप का हमें गिवन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस टाइप की हमें गिवन होगी, और हमारा जो टारगेट होगा, जो एम होगा, जो टारगेट होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो लाना होगा दिस। ये गिवन होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हमें गिवन होगा, हमारा टारगेट होगा इस तरीके की फॉर्म लाना। क्लियर हो गया? अब देखते हैं यहाँ पे किस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगी। तो इसके लिए डेफिनेशन जो है इसका, इट इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और इट्स डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या बोला है? देखो मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगी? तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक चीज चेक करनी है। सबसे पहले आपको जाना है डिपेंडेंट वेरिएबल y पे, और ये चेक करना है क्या ये लीनियर है। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है इसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी dy/dx, d²y/dx², मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव।
ठीक है, सो ऑन। तो इनको हम, आपको पता होगा, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई डबल डैश से, वाई ट्रिपल डैश से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ऑन। तो जो इसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, मेरे पास लीनियर होने चाहिए। सेकंड चीज आपको ये देखनी है। थर्ड चीज जो है कि जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या इसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, कैन नॉट बी मल्टीप्लाई ईच अदर, एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, ईच अदर, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कब कहेंगे, सबसे पहले हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर टारगेट करना है, क्या वो लीनियर है, फिर उसके जो डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या वो लीनियर है, फिर आपको ये चेक करना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई ना हो, जैसे कि वाई वाई डैश, वाई डैश वाई डबल डैश, वाई वाई डबल डैश, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई ना हो आपस में, इस तरीके की टर्म हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब लीनियर का मतलब क्या है, हमें पता है, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, जिस वेरिएबल की पावर 1 हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि y की पावर सिर्फ मुझे 1 दिखाई देनी चाहिए, हर जगह y की पावर क्या हो, 1 होनी चाहिए। और जितने भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, हर किसी की पावर मेरे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है दिस, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। तो वही चीज लिखी हुई है, पावर ऑफ वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो मेरे पास 1 होनी चाहिए, ओनली 1, अब आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने जिससे आपको समझ आ जाए, जैसे कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है, तो इस इक्वेशन को मैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं लीनियर कब कहूँगी, सबसे पहले जाना वाई पे, फिर उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, यहाँ है, फिर उनकी पावर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो अगर ये मेरे पास मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव लीनियर हो जाए, मतलब उनकी पावर 1 हो जाए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, देखो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ना, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड में चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ इसका डिफरेंट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर जो है 2 है, इसकी पावर 1 है। तो हमने बोला अभी कि ये लीनियर होने चाहिए, मतलब इनकी पावर में 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो पावर में आके 2 बैठ गया, यहाँ पे तो 1 है बट यहाँ पे तो 2 बैठ गया ना, तो दिस इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल, पहला ही इसने गलत कर दिया कि लीनियर नहीं है ना, पहला ही गलत हो गया। अब थर्ड में चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल दिस, इसका डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव ये फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये दोनों स्टेप तो हो गए, बट जैसे ही मैं थर्ड स्टेप पाई, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई। और जैसे ही ये मल्टीप्लाई तो होने नहीं चाहिए थे, दिस इज नॉट ए लीनियर। आपको सिर्फ ये देखना है, ये 3 स्टेप देखने हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। पावर 1 होने के बाद आपको देखना है क्या आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। अगर तीनों स्टेप फॉलो हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास तीनों केस ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास इसमें सिर्फ जो है लास्ट के 2, क्योंकि देखो जो डेरिवेटिव है हमारे पास, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके जो डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे सिर्फ एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो तो लीनियर है, ठीक है, और एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, तो ये 2 स्टेप फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट जब हम पहले तीनों में से पहले वाले पे जाते हैं कि मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर होना चाहिए, वो नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 केस फॉलो हुए, ये वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंड और थर्ड
हमारे पास फॉलो हुआ है बट फर्स्ट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये दोनों फॉलो हो रहे हैं, दो यहाँ पे फॉलो हुए, मतलब दो ट्रू हुए हैं, बट थर्ड जो है कैन नॉट बी मल्टीप्लाई ईच अदर, बट ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, जिस जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में तीनों स्टेप फॉलो होते हैं उसे ही हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एकक गलत हो गया तो इस वजह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैं ऑर्डर की बात करती हूँ, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसमें हमें चेक करना होता है डेरिवेटिव्स को। क्या चेक करना होता है? डेरिवेटिव्स को हमें चेक करना होता है, और उन डेरिवेटिव्स में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव को चेक करना होता है। सबसे हाईएस्ट, जो उनमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करना होगा। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। कहने का मतलब ये है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या चेक करना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, जो अभी ऊपर लिखा हुआ था ना एग्जाम्पल, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इसको ले लें, ये जो सबसे ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस के 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 11 वाई। आई होप यही है, देख लेते हैं। दिस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स 11 वाई इक्वल टू ई की पावर, सॉरी एक्स स्केयर है। ठीक है, एक्स स्केयर। अब मेरे को बताना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है। तो मैंने वही बोला कि जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक करना हो, सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे पास जहाँ पे डेरिवेटिव्स गिवन हो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव है और यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर उन डेरिवेटिव्स में से जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकेंड है, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है? दिस। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2। तो यही ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। बात समझ आई? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें हमें चेक करना होगा डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स पे चेक करने के बाद हमें देखना होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है? 2। इसका जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे कि अगर बाई चांस मैं यहाँ पे लगा दूं दिस ऐसे, तो हमारे पास एक डेरिवेटिव ये है, एक डेरिवेटिव ये है, तीसरा डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने पहले डेरिवेटिव देखे, फिर उनमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सा है मेरे पास? दिस। अब हाईएस्ट कौन सा हो गया? दिस। तो जो हाईएस्ट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा मेरे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा
वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो आई होप ये चीज समझ आ गई। सिंपल सा फंडा है, देखना जितने भी डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं उनमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो आई होप यहाँ तक का सफर तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए मैंने वही चीज बोली थी, यहाँ पे लिखा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे लिखा था y फंक्शन है मेरे पास x का, तो x अपनी मर्जी का मालिक है ना, और y x के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो y मेरे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते किसे हैं, ठीक है, उसे बताने से पहले मैं चीज आपको बताऊंगी। जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के क्वेश्चंस में गिवन होगी, उसके बाद वहां पे कंडीशन गिवन होगी, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से गिवन होती है हमारे पास, y ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, y डैश x इक्वल टू y डबल डैश x इक्वल टू y ट्रिपल डैश, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे भी होता है सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से कंडीशंस गिवन होती है। तो वहां पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप कैसे देखो कि जो कंडीशन गिवन है क्या वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो उसके लिए देखो क्या होता है, x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट, तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम तब कहेंगे इन कंडीशंस को, कब, जब x की सेम वैल्यू, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, x की सेम वैल्यू पर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी वैल्यू का गिवन होना। मतलब x की वैल्यू सेम होनी चाहिए उसमें, ठीक है, हर जगह x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए, और सेम वैल्यू पर ये वैल्यू का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमें ऐसे दे देते हैं, जैसे कि ये कंडीशन है ना, तो मेरे पास पहले तो ऐसे दे दिया, फिर मेरे पास इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग है। ठीक है, ऐसे भी तो होता है ना, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग होती है, तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम उसको बोलेंगे जहां पर x की सेम वैल्यू पर, x यहाँ पे x है ना, ये x ही तो है, x की सेम वैल्यू पर y और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है। जैसे कि लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, अब यहाँ पे सब जगह 0 पुट कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0, y दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, x की सब जगह क्या है, सेम वैल्यू पे y और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का गिवन होना। मतलब इस तरीके से मेरे पास वैल्यू दी हुई होगी, जैसे इसकी वैल्यू दे दी 5, इसकी 7, इसकी 1, इसकी 2, इस तरीके से कि x की सेम वैल्यू पर y और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है। तो जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ कोई भी कंडीशन दी होगी और वहां पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है क्या वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे कि जो भी वैल्यू यहाँ पे y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश की वैल्यू दी होगी, इससे ज्यादा डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई होगी, तो वहां पे आपको सिंपल एक चीज चेक करनी है कि सब जगह x की वैल्यू सेम है। अगर x की वैल्यू सब जगह सेम है तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होगा। हर जगह सेम होना चाहिए, तो वही चीज बोली है, बस इस बात को ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं अभी x बोल रही थी, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सेम वैल्यू पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू का गिवन। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, x की सेम वैल्यू पर y और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का गिवन होना, x की सेम वैल्यू, यहाँ पे देखना x की सेम वैल्यू, x की सेम वैल्यू।
ठीक है, तो आई होप ये चीजें सब समझ आ गई होगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, हमें दिया हुआ हो क्या होगा और हमें टारगेट क्या करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। अब देखिए, अब इसके जब डेरिवेशन पर चलेंगे, अब देखो इस टाइप जो टॉपिक है हमारे पास, इस टॉपिक में सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो सिंपल सा चीज़ है, हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम लेंगे जो कि रिलेटेड होगी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर किया, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अब ऑर्डर एन की बात की है, ऑर्डर एन की बात का मतलब क्या है कि जो मेरे पास डेरिवेटिव होंगे उनमें जो हाईएस्ट होगा वो nth, एन ऑर्डर एन की बात की है ना, तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो एन होगा। तो आप देख लो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो एन होगा। तो हमने देखो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, और यहाँ पे भी मेरे पास कहीं ना कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो वहाँ पे मेरे पास ये डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब इनमें सब में हाईएस्ट यहाँ पे वन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, करते करते यहाँ पे एन माइनस के वन, एन माइनस के टू ऑर्डर डेरिवेटिव, एन माइनस के वन डेरिवेटिव, और यहाँ पे एन ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनमें हाईएस्ट कौन है, दिस। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे पास जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे मेरे पास दिस, और इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास एन, और यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। बात समझ आ गई। अगर बाय चांस यहाँ पे टू होता तो हम सिर्फ टू तक लेते हैं, क्योंकि हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो वो काम हमारा यहाँ पे किया गया, ये चीज मैंने आपको बता दी। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले ली, देखो यहाँ पे x क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी है। तीनों स्टेप फॉलो किया तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एन कैसे है वो मैंने बता दिया, जितने भी डेरिवेटिव है उनमें जो हाईएस्ट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डर एन है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, एन है। ठीक है, अब लीनियर चेक कर लेते हैं। लीनियर के लिए सबसे पहले देखो टारगेट होना चाहिए, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देती हूँ। टारगेट होना चाहिए आपका किस पे, जो डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे मेरे पास ये है लीनियर के लिए डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल y यहाँ पे है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। यहाँ पे है डेरिवेटिव्स, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इन सब की अगर मैं पावर चेक करूँ, यहाँ पे पावर वन, यहाँ भी पावर वन, इससे जो पीछे होंगे उनकी पावर वन, यहाँ भी पावर वन, पावर वन, पावर वन, तो सबकी पावर क्या है, वन है। मतलब पहला स्टेप क्या था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर, उसकी जितने भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो सब लीनियर। अब देखो क्या ये आपस में कोई भी मल्टीप्लाई कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, नहीं। तो तीनों स्टेप फॉलो हुए, तो दिस इज लीनियर। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी जो चीज मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे जब इस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। तो हमने मानी दिस जो कि लीनियर है और ऑर्डर क्या है, एन। ठीक है, इतना क्लियर ऑर्डर एन का। तो ऑर्डर एन इस तरीके से हम लेते हैं, nth ऑर्डर का, उससे कम, फिर उससे कम, सोन करते करते यहाँ पे। और इसके साथ जो है मेरे पास यहाँ पे जो ये है c1 जो फंक्शन x का, c2 जो फंक्शन x का, cn जो फंक्शन है यहाँ पे, मतलब मैंने कॉफिशिएंट लिए। ठीक है, और इक्वल टू में जो है मेरे पास कोई ना कोई x का फंक्शन होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे देखते हो आप, इसी तरीके से तो लेते हैं सेकंड ऑर्डर, उससे कम, फिर दिस, और यहाँ पे इक्वल टू में x का कोई मेरे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। तो सेम चीज यहाँ पे दिस,
इससे कम यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे पास नंबर्स होंगे या एक्स की कोई भी टर्म होगी और लास्ट में इक्वल टू एक्स का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन की गई है विद कॉन्टिन्यूस कोफिशिएंट दिस। ये जो है मेरे पास सारे के सारे कॉन्टिन्यूस कोफिशिएंट हैं। मैं बोल रही हूँ ना साथ में कोफिशिएंट आएंगे, जो कि कॉन्टिन्यूस कोफिशिएंट है किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है। एंड आई की वैल्यू जो है 1 से लेके एन, देखो 1 2 से लेके एन तक। ठीक है, एंड विद इनिशियल कंडीशन। अब देखो मैंने आपको बोला था इस टाइप के जो टॉपिक होगा उसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, साथ में ही इसके साथ हमारे पास एक कंडीशन गिवन होगी जो कि होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मेरे पास क्या है, देखो मैंने बोला था ना y की वैल्यू y डैश, इसके डिफरेंट ऑर्डर की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व, तो वही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू रखी इन्होंने रखी a, तो यहाँ पे y ऑफ ए, y डैश ऑफ ए, y डबल डैश ऑफ ए, सो ऑन करते करते। ठीक है, तो देखो x की देखना आपके जो कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है, तो क्या यहाँ पे सब जगह x की वैल्यू सेम है, देखो यहाँ भी x की वैल्यू सेम है, यहाँ भी x की वैल्यू, यहाँ भी x की, तो हर जगह x की वैल्यू क्या सेम है। तो x की सेम वैल्यू पर y और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे हमें क्या है, कंडीशन दे दी गई, कंडीशन दी इस तरीके से। अब मैंने चेक कर लिया क्या ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला है, तो मैंने देख लिया x की सेम वैल्यू पर y और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का गिवन होना, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बट आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू सेम होनी चाहिए सब में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं y में a पुट x की जगह a रखती हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन ली है a नॉट, फर्स्ट में a1, इस तरीके से an, मतलब यहाँ पे मतलब फर्स्ट सिंपल में a नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव में a1, ठीक है, n माइनस के 1th डेरिवेटिव में an माइनस के 1, इस तरीके से ये कंडीशन ली। कंडीशन किस तरीके से ध्यान रखोगे, सिंपल सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ली हमने एन ऑर्डर की और लीनियर ली है, तो मेरे पास इस तरीके से एन ऑर्डर की तो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, फिर यहाँ से इससे कम, फिर इससे कम, ठीक है, सोन करते करते लास्ट में हमारे पास यहाँ पे y आता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई x का फंक्शन होता है, यहाँ पे मेरे पास कुछ कोफिशिएंट होते हैं वो हमने मान लिए दिस। ठीक है, यहाँ पे cnx। ठीक है, इतना सिंपल है, वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसी तो होती है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है उसको किस तरीके से ध्यान रखना है कि मेरे पास मैंने बोलता y ऑफ x की वैल्यू होगी y डैश x की, y डबल डैश x की, तो वही चीज है सोन करते करते। तो यहाँ पे y ऑफ a की वैल्यू मैंने दे दी a नोट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं है ना, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो a1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो मेरे पास a2, ठीक है, मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो a3, सोन करते करते अगर मेरे पास n माइनस के 1th डेरिवेटिव है तो an माइनस के 1, इस तरीके से लिया। फर्स्ट में जो इन सबसे शुरू में है a नोट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो a1, सेकंड तो a2, ठीक है, थर्ड है तो a3, इन द n माइनस के 1 है तो n माइनस के 1। तो आई होप यहाँ तक की चीज तो आपको सब समझ आ गई होगी कि हमने कंडीशन भी कैसे ली और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे होगी ये, क्योंकि x की सेम वैल्यू पर y और y के डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का वैल्यू का गिवन होना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो देखना वो क्या है। अब देखो मेरा टारगेट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन लाना है। अब इंटीग्रल इक्वेशन में मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन अगर बैठा है तभी हम उसको बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अननोन फंक्शन तो हमारे पास कहीं है ही नहीं है, हमारा टारगेट तो इंटीग्रल इक्वेशन लाना है। तो इंटीग्रल इक्वेशन लाने के लिए हमें अननोन फंक्शन तो लेके चलना पड़ेगा ना,
तो वही चीज हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है अननोन फंक्शन को। तो लेट अस इंट्रोड्यूस एन अननोन फंक्शन u ऑफ x सच दैट। बात समझ आ गई कि यहाँ पे अननोन फंक्शन की एंट्री क्यों कराई? वो इसलिए कराई बेटा हमने अननोन फंक्शन की एंट्री, क्योंकि जब मुझे इंटीग्रल इक्वेशन लेके आना है, मेरा जो टारगेट है उसमें ये होता है कि इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा होना चाहिए। तो मुझे अननोन फंक्शन की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब कैसे लिया वो देखते हैं। मैंने लिया ये कि जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, इनमें हाईएस्ट कौन सा है? दिस। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिस है ना। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी को हमने मान लिया इक्वल अननोन फंक्शन। ठीक है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी को हमने अननोन फंक्शन माना है। इस तरीके से हमने अननोन फंक्शन की एंट्री कराई है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब आगे देखो। यहां तक होने के बाद अब देखो मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरे को कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में। तो मैंने अननोन फंक्शन इस तरीके से माना कि ये इक्वल है अननोन फंक्शन के, दिस इक्वल टू अननोन फंक्शन। ठीक है, तो इस पूरे को मुझे बदलना है इस रूप में। तो इस रूप में बदलने के लिए मुझे इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए, और जो इससे आगे हैं सोन करते करते मुझे यहाँ तक y की वैल्यू का पता होना चाहिए। और इसमें अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी तो जो ये डिफरेंशिएशन जितना भी आ रहा है, डेरिवेटिव्स जितना भी आ रहा है, ये सारा खलास होके मेरे पास सिंपल सब जगह इंटीग्रल वाला साइन आ जाएगा। बात समझ आई? मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें मैंने अननोन फंक्शन की एंट्री कराई इसलिए क्योंकि मुझे इंटीग्रल इक्वेशन में इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन चाहिए। तो मैंने इसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अननोन फंक्शन मान लिया। इस तरीके से मैंने इसकी एंट्री कराई। एंट्री कराने के बाद मुझे इसको पूरे को कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में। तो इसके लिए मुझे जहाँ जहाँ डेरिवेटिव वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हटा के मैं ये लेके आऊंगी ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू सोन करते करते लास्ट में y तक। इसकी हेल्प से ये करेगा पूरा का पूरा रोल प्ले। जो हमने यहाँ पे माना है ना, जो कंसीडर किया, इसी की हेल्प से मैं ये निकालूंगी, निकालते निकालते एंड तक निकालूंगी। फिर जब सब वैल्यू आ जाएंगी इसमें उठा के पुट कर दूंगी और इन सब की जगह मेरे पास इंटीग्रल साइन वाला पोर्शन आ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन में। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि हमें काम क्या करना है। हमें ये निकालना है, उसके बाद तब तक निकालते जाना है जब तक कि मेरे को क्लियर y ना मिल जाए। और जैसे ही y मिला इन सब की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप अब आगे का स्टेप आपको समझ आ गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम, जो लिमिट ली है वो ली है a से x इसमें टू थर्ड का किया। अब देखो इसमें मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, देखो यहाँ पे nth डेरिवेटिव है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मुझे इसमें मतलब एक कम हो जाएगा n-1, वही मुझे फाइंड करना है यहाँ से n-1। इससे एक कम है ना, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो एक हट जाएगा, एक कम मिलेगा मेरे को डेरिवेटिव। तो वही चीज करनी। फिर मैं इसका करूंगी तो मुझे एक कम और मिल जाएगा, फिर करूंगी एक कम मिल जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में मुझे y वाला पोर्शन मतलब जहाँ पे डेरिवेटिव होगा ही नहीं, ऐसे कर करके हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। और सिंपल सा इंटीग्रल इक्वेशन हमें लानी है तो इंटीग्रेशन का साइन तो लेके आना पड़ेगा, जो कि कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो मैं ऐसे करूंगी, इंटीग्रेशन करनी है किसका, इसका, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। कहाँ से, a से x तक। तो दोनों साइड लगा दो, a से x u ऑफ x dx, ये चीज है। अब इसको सॉल्व करके इन्होंने लिख दिया दिस। कैसे, ये चीज देखो कैसे लिखा। इसको लिखा इन्होंने a से x
इसको मैं लिख सकती हूँ डी अपॉन डी एक्स डी की पावर n माइनस के 1 ऐसे। इसको इसको मैं इस तरीके से तोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस कैंसिल, ए से एक्स डी की पावर n माइनस के 1 वाई डी एक्स की पावर n माइनस के 1, ये और डी यहाँ पे। तो आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो होता है ये एज इट इज आ जाता है, तो इसके साथ क्या आइए, तो ये चीज एज इट इज आ गई। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा और लिमिट ले ली a से x। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, इसको हमने थोड़ा ब्रेक किया ऐसे। देखो ये जो है इक्वेशन नंबर 3 जो है इसका हमने इंटीग्रेशन किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन इक्वेशन में इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल साइन है वो लेके आना, वो लाएंगे हम इंटीग्रेशन की हेल्प से। दोनों को इंटीग्रेट किया, a से x विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको लिख सकती हूँ मैं डी अपॉन डी एक्स और दिस, इससे ये हट गया, मेरे पास बचा ये। तो ऐसे में इंटीग्रेशन क्या होता है, जो ये होता है x, तो इसके साथ क्या ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया दिस, और लिमिट ले ली a से x। ये चीज़ एज इट इज मेरे पास। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, अब देखो हम कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखो अगर आप देख रहे हो डी एन माइनस डी एक्स की पावर एन माइनस, तो यहाँ पे y फंक्शन होता है मेरे पास x का, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास x की जगह x ही पुट करना, तो ये चीज तो एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। माइनस की लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको मैंने आपको बोला था ना डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे वाई डैश। तो अगर मैं nth माइनस 1 डेरिवेटिव की बात करूं तो उसको क्या लिख सकती हूँ, y की पावर n माइनस 1, तो वो यही चीज़। और यहाँ पे मेरे पास ये किसका फंक्शन होता है, x का, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, a। तो ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो वाई एन माइनस के 1 दिस। देखो ये होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ दिस, ठीक है। अब इसमें मुझे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट पुट करना, तो x की जगह x ही आ जाएगा और यहाँ पे माइनस करके x की जगह दिस, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ वापिस यही चीज, ये वाला क्वेश्चन, यही तो मतलब है इसका, ठीक है बेटा। तो आई होप यहाँ तक की चीज समझ आ गई। सिर्फ अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट इक्वल टू एज इट इज, ठीक है। अब ये चीज मेरे पास एज इट इज रहेगा। अब इसकी वैल्यू देखो, मेरे पास जो कंडीशन है, कंडीशन में मेरे पास इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ए एन माइनस के 1। आप देखो यहाँ पे y मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे, उसमें x की जगह a, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास जो गिवन है दिस, जो गिवन है वो है ये। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे ये रख दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से d की पावर n माइनस के y डी एक्स की पावर n माइनस के 1 माइनस ए एन माइनस के 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन a से x u ऑफ x और dx। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो ये इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, तो ये चीज आ गई, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये माइनस में, इधर जाके प्लस में। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इतना काम समझ आ गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन साइन आ जाए और उसके अंदर यहाँ पे क्या बैठा है, अननोन फंक्शन, तो वहां पे आपको एक स्टेप और करना है, हर जगह x की जगह t मतलब वेरिएबल चेंज कर देना है। क्या कर देना, इधर ये चीज यहाँ पे क्या कर देना, वेरिएबल चेंज करना। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं दिखाऊं आपको इंटीग्रल इक्वेशन में जब हम लेके आते हैं, तो इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, इस तरीके से बन के
इंटीग्रल साइन के अंदर u ऑफ टी डी टी, मतलब इस तरीके की फॉर्म लेके आनी होती है हमें। तो हमारे पास अननोन फंक्शन जो बैठा होता है वो u ऑफ टी की फॉर्म में बैठा होता है। तो मतलब हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे तो u ऑफ एक्स आ रहा है, तो इंटीग्रल साइन के अंदर मुझे जो चाहिए वो इस तरीके की फॉर्म कुछ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे x की जगह चेंज कर दिया t, क्योंकि आपको पता होगा इंटीग्रल का ये मेरे पास रूल होता है, सब में चेंज नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना। क्यों? क्योंकि मेरे पास रूल होता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल को चेंज करती हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर u ऑफ एक्स डी टी में लूँ तो वो इक्वल टू होगा u ऑफ डी, सॉरी एक मिनट, u ऑफ एक्स डी टी नहीं, f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा f ऑफ टी डी टी। मतलब यहाँ पे जो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है x का फंक्शन है, अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकती हूँ t, दोनों जगह टी टी, ठीक है। तो ये रूल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास x x है, तो इंटीग्रेशन जो हमारे पास रूल होता है कि अगर मैं इसका ये वेरिएबल चेंज करूँ तो इसके इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो वे दोनों की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बात सेम है, इक्वल टू है तो मतलब सेम है। तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ। क्लियर? क्यों किया? ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हर जगह यू काम करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जब इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास बनेगी तो उसमें इंटीग्रल साइन के अंदर u ऑफ टी डी टी टाइप का, मतलब मुझे अननोन फंक्शन दिखना चाहिए, तो इसलिए हम ये लेके चलते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, फिर सोन करते करते मैं इस पे आ जाऊंगी और सारी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी, मेरा आर्टिकल जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक का तो मुझे सफर समझ आ गया और मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई फाइनल। अब देखो, अब मुझे चाहिए फिर किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो मैं अगर इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दूं, किसको, इसको अगर मैं एक बार और इंटीग्रेट कर दूं तो एक कम, मतलब एक इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन कम होती चली जाती है, हटता चला जाता है। तो यहाँ पे n-1 है तो इससे कम क्या होगा, n-2। ठीक है, बात समझ? यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो मैंने सिर्फ पुट करने के लिए रखा। क्यों? क्योंकि मुझे u ऑफ टी इंटीग्रेशन के अंदर u ऑफ टी टाइप का चाहिए, इसलिए अब इसको यहीं पे छोड़ देना है। अब चलो इक्वेशन नंबर 4 पे। इक्वेशन नंबर 4 में मेरे पास यहाँ तक वैल्यू निकल गई। अब मेरे पास यहाँ तक निकलने के बाद मुझे चाहिए ये, तो ये कब होगा, जब मैं इक्वेशन नंबर 4 को एक बार और इंटीग्रेट कर दूं। इंटीग्रेट करूंगी तो यहाँ से जो डिफरेंशिएशन है वो एक कम और हो जाएगा, एक कम होगा तो n-2 वाला मुझे मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन n-के 2 ऑर्डर वाला, डेरिवेटिव n-के 2 ऑर्डर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू x। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 4 को फिर से इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अब ये चीज में एज इट इज इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, कहाँ से, a से x तक, तो दोनों साइड होगा इंटीग्रेशन a से x। यहाँ भी अब ऑलरेडी देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब इधर करेंगे तो इधर भी तो होगा, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ध्यान देना, a से ये एज इट इज, देखो ये वाला पोर्शन मेरे पास एज इट इज बैठा है, तो मैं इसका इंटीग्रेट कर रही हूँ a से x फिर से और x के रेस्पेक्ट में, प्लस यहाँ भी a से x an-1 dx। बात समझ आई? या आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, कैसे देखना वो देखो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं a से x। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे अंदर क्या बैठा हुआ मेरे पास, दिस पूरा का पूरा
ए से एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस के ए एन माइनस के वन। ये अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। दिस एज इट इज, दोनों साइड इंटीग्रेशन करी ए से एक्स तक विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ ये एज इट इज और ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज। अब इसको ले जाओ अंदर, अंदर लेके जाऊंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए से एक्स ये वाला, फिर इंटीग्रेशन यहाँ से ए से एक्स, फिर यू ऑफ एक्स, ये डी एक्स और ये भी अंदर आएगा डी ऑफ एक्स प्लस ए से एक्स ए एन माइनस के वन डी एक्स। तो आपको समझ आ गई होगी ये कैसे आया। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, अब इसको सॉल्व किया हुआ है, सॉरी देखो ऊपर लिखा हुआ है क्या, नहीं सॉल्व किया हुआ है। तो अभी देखो मेरे पास निकल के आ गया, ये पूरा सॉल्व करके ही दिखाते हैं। ए से एक्स डी की पावर एन माइनस के वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस के वन डी एक्स, ठीक है, ये चीज मेरे पास आ गई। अब इसको मैं ए से एक्स इसको क्या लिख सकती हूँ, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जब मैंने एक बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस के टू वाई डी एक्स की पावर एन माइनस के, और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू। अब देखो ये दो बार आ रहा है, तो इस टाइप की मैंने आपको कराया था, नोट में कराया था, ठीक है। लिबनीज रूल जब मैंने आपको कराया था तो उसमें एक नोट कराया था कि जितनी बार भी हो इसको ओनली वन टाइम लिखना है, ये एज इट इज है, जितनी बार आ रहा है यहाँ पे चढ़ा देना है इसकी पावर, ठीक है। और सब चीजें मेरे पास एज इट इज, क्लियर हो गया, ठीक है। लिबनीज रूल के नोट्स में मैंने बताया था 3 बार आएगा तब भी एक ही बार, जितनी बार आएगा उसको एक ही बार लिखना है, ये एज इट इज, और जो जितनी बार ये आ रहा है उतना उसके पावर में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो इससे ये हट जाएगा, यहाँ से ए से एक्स, ठीक है, यहाँ पर डी की पावर एन माइनस के टू वाई डी एक्स की पावर एन माइनस के टू, ठीक है, इक्वल टू ये एज इट इज। इसको हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिबनीज रूल, एन माइनस के वन डी एक्स। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स जो ये होता है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आ जाएगा सिंपल, तो मेरे पास आ जाएगा दिस, और लिमिट एज इट इज, ए से एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स स्केयर प्लस के इंटीग्रेशन ए से एक्स एन माइनस के वन डी एक्स, और यही चीज मेरे अगले स्टेप में लिखी हुई है, वाई डी एक्स की पावर एन माइनस इंटीग्रेशन जो लिमिट है ए से एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स स्केयर प्लस, अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से एक्स डी एक्स। क्लियर, यहाँ तक का तो सफर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारा काम क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसको आप सिंपल सा फंडा करने के लिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम देखो, जैसे मैंने बोला था डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को देख, सेकंड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डबल डैश से। इसी तरीके से करते करते अगर मैं n माइनस के वन वाला लिखती हूँ, एक मिनट, यहाँ n माइनस के वन तो इसको कैसे लिखते हैं, n माइनस के वन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 वाला है, d की मतलब n माइनस के 2 डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को y डैश, सेकंड को y डबल डैश, ऐसे करते करते मतलब n माइनस के वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आ जाता है, n माइनस के 2 को इसको
तो इस वाले फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं ब्रैकेट में लिख लूँगी यहाँ पे n-2। इसका मतलब क्या है कि y का मेरे पास n-2 nth ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ से ये लिमिट एज इट इज। क्लियर? क्यों लिखा, समझ आ गया? अब देखो इसमें क्या होता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए, अपर लिमिट x की जगह x ही पुट करना माइनस लोअर लिमिट x की जगह a, दिस इज लोअर लिमिट। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लिख के वो चीज लिखा हो। और इसको मैं फाइनली दोबारा कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम दिस एज इट इज। अभी मैंने बताया ना कि इसको जो है मैं लिख सकती हूँ ऐसे। तो इसकी जगह पहले मैंने इसकी जगह इसको पुट किया फॉर मतलब सिंपली मानो इजी करने के लिए। ठीक है, अब मुझे वापस क्या चाहिए, इसकी जगह फिर ये चाहिए, तो इसकी जगह ये रख दिया वापस। इसका मतलब क्या है मेरे पास दिस। ठीक है, तो वही चीज है, और माइनस के दिस। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक की चीज समझ आ गई होगी आपको। अब देखो ये चीज एज इट इज। अब यहाँ पे ये बाहर है मेरे पास। अब सिंपल सा है, इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x आ गया, और अपर लिमिट a से x है ना, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट, सॉरी अपर लिमिट ही लिमिट रख दिया a से x। तो अपर लिमिट x की जगह x ही रहेगा, माइनस के x की जगह a लोअर लिमिट आ गया दिस। इतना क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, यहाँ तक की चीज समझ आ गई? ये साथ में ही है इसके। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, इसको बाद में। यहाँ पे ये लाइन, ये भी चीज क्लियर हो गया आपको, ये भी ये एज इट इज, इसको लिख देंगे ऐसे। अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास ये चीज एज इट इज। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगा, जैसे कि हमने जब लिमिट वो ली थी, कंडीशंस ली थी। देखो यहाँ पे जब हम कंडीशंस ले रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि y ऑफ a क्या होगा, a नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव तो a1, सेकंड तो a2, थर्ड तो a3, n-1 तो a n-1। अगर मैं यहाँ से n-2 ऑफ a ले लूँ, तो यहाँ पे बेटा देखो ये सो ऑन है, आगे सो ऑन चलते चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा दिस, इसकी वैल्यू है ये। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू होगी a n-2। अब देखो ये इधर माइनस में होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में a n-2। ये चीज एज इट इज, ये वाली एज इट इज। ठीक है, सॉल्व लिख के दिखा देती हूँ, खिचड़ी नहीं पकाना। ये मेरे पास दिस, इसकी वैल्यू आ गई a n-2। ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इतने ऑर्डर का वही चीज आ जाती है नीचे a n-2। यहाँ पे a से x u ऑफ x dx स्क्वायर प्लस a n-1। ठीक है, और यहाँ से दिस a से x। अब सिंपल सी चीज है, ये इधर माइनस में इधर जाके कहाँ चला जाएगा बेटा, प्लस में। तो इधर से ये हटा और इधर जाके ये प्लस में जुड़ा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, प्लस के दिस। अब इसको सॉल्व करके आया ये कैसे, प्लस के a n-1 अपर लिमिट x, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो x की जगह x माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस a। तो यहाँ तक की चीज समझ आ गया आपको, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है बेटा, दिस
इक्वल टू दिस, और इसकी जगह लिख दो ये यहाँ पर ए एन माइनस के वन एक्स माइनस के ए, ये हटा तो मेरे पास आ गया दिस इक्वल टू पूरा पोर्शन एक्स माइनस के एन माइनस के वन प्लस के एन माइनस के वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब मैंने वही चीज आपको बोली थी कि जैसे ही मेरे पास इंटीग्रल साइन के अंदर यहाँ पे यू ऑफ एक्स आ जाए, क्योंकि मुझे लास्ट में जो इंटीग्रल साइन चाहिए है ना, उसके अंदर इस तरीके की फॉर्म बनी चाहिए इंटीग्रल इक्वेशन में, तो मेरे को यहाँ पे एक्स की जगह क्या लाना है, करना है टी करना है। और ये मुझे पता है इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं वेरिएबल को चेंज करती हूँ तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगी अगर मैं एफ ऑफ टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता। मतलब एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे टी कर दूँ, मतलब वेरिएबल चेंज कर दूँगी तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की, तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने चेंज कर दिया टी और सब चीज़ें एज इट इज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है उससे बोल रही हूँ कि अगर मैं वेरिएबल चेंज करती हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही चेंज किया तो आप आ जाओगे लिबनिज़ रूल का जो मैंने नोट कराया था कि ए से एक्स, ठीक है, यू ऑफ टी, ठीक है, डी टी की पावर एन। तो इसका मेरे पास क्या था कि सब चीज़ें मेरे पास एज इट इज रहेगी। ध्यान देना कि मैं इसको भी एज इट इज रखूंगी, यू ऑफ टी को भी एज इट इज रखूंगी, और जो डी टी है डी टी भी। तो यहाँ पे इस एन के लिए एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस के टी। ठीक है, और इसकी पावर में क्या होगा, इससे एक कम, और जो यहाँ पे पावर में आ जाएगा उसका फैक्टर। ठीक है, ये काम किया था हमने लिबनिज़ रूल का जो हमारे पास नोट्स था उसमें। तो यहाँ पे मेरे पास है ए से एक्स यू ऑफ टी डी एन की जगह 2, तो एन की जगह जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पुट करूँगी और सब चीज़ें मेरे पास एज इट इज, जो यहाँ पे x माइनस के t फैक्टर आएगा उसमें से इसमें से कम, और यही नीचे इसका फैक्टर है। ठीक है, सॉल्व कर लो। a से x माइनस टी, 2 माइनस के 1 1, ठीक है, u ऑफ टी डी टी, और अपॉन में अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मेरे पास आएगा 1 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू 1 ही होती, लिखने की नीड है नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास विद द हेल्प ऑफ दिस, ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दो, या आप डायरेक्ट जैसे मैं बोलती हूँ ना लैंग्वेज में कि ये एज इट इज, यहाँ पे 2 के लिए एक फैक्टर आएगा x माइनस टी, इसमें से एक कम और दिस, तो ये मेरे पास बन के आ गया इसके, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम ये a से x माइनस के t u ऑफ टी डी टी और दिस, और सब चीज़ें एज इट इज है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने बता दिया कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई है। दिस इज तो ये मेरे पास निकल गया थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे फाइनली मेरे पास यहाँ पे आके निकल गया, इक्वेशन नंबर 6 में आ गया, बट मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल के अंदर मतलब u ऑफ टी टाइप का मेरे को चाहिए। तो मैंने इसमें यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया। मैंने कहा था हर जगह चेंज करना, जब इंटीग्रल के अंदर अननोन फंक्शन आ जाए, इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन आ जाए तो वहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे इंटीग्रल इक्वेशन उस तरीके की चाहिए, इंटीग्रल के अंदर u ऑफ टी टाइप में। चेंज कर दिया तो इसको ओपन कर दिया, तो दिस इज फाइनल वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो मैंने इसकी वैल्यू तो मान के चली थी, ये फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब इसके आगे क्या आएगा मेरे पास, इसके आगे आएगा दिस। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी। ठीक है, इसके आगे जो आएगा एक कम हो जाएगा, तो डी मतलब n माइनस के 3 ऑर्डर डेरिवेटिव वाला। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किसकी हेल्प से,
इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से, जो कि आगे लिखा हुआ। इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से हम ये चीज़ निकालेंगे। तो ये करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मतलब लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आई होप नेक्स्ट वीडियो में ही ये पूरा का पूरा मेरे पास फिनिश हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, सिर्फ आपको जो मैंने पॉइंट बताया ना वही पॉइंट करके चलने हैं, और लास्ट में इसको इतना मतलब इजी बना देंगे, सिंप्लीफाई। अब भी आपको इजी लग रहा होगा। सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पे इसको अननोन फंक्शन मान लिया, फिर इंटीग्रेटिंग की हद से ये फाइंड कर ली, फिर इंटीग्रेटिंग की हद से ये फाइंड कर ली। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखना कि जहां इंटीग्रल साइन आ जाएगा, ठीक है, जहां पे इंटीग्रल साइन आ जाएगा उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देना, एक्स की जगह टी लेके आना। क्यों लाना है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर मुझे इस तरीके की फॉर्म चाहिए। ठीक है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे आए तो इसकी जगह मेरे को टी लाना है, फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया, डेट्स इट। इतना, अब तक तो इतना ही हमने किया है कि एक को मतलब हाईएस्ट वाले को मैंने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मान लिया नॉन फंक्शन, उसकी इंटीग्रेट करके मैंने हेल्प लेके आई एक कम मतलब dn माइनस वाला। ठीक है, उससे फिर उसकी हेल्प से dn माइनस 1 निकाल के फिर मैं लेके आई dn माइनस के 2। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला, हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।